नमस्कार। स्कूल लेक्चरर की वीडियो लेक्चर की सीरीज की पिछली कुछ क्लासों में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया था। अब इस क्लास से अपन नया पार्ट वेव्स एंड ओसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे वेव्स एंड ओसिलेशन वाले पार्ट में सिलेबस में डैम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेटर, ड्रिवन हार्मोनिक ओसिलेटर वो वाले पार्ट है, लेकिन डैम्प्ड स्टार्ट करने से पहले अपन इसका कुछ बेसिक और सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के बारे में कुछ आइडिया लेते हैं। बेसिक से बात करें अपन तो जैसे वर्ड अपने पास काम में आएगा एक पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन जो किसी निश्चित पाथ पर निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, पाथ सेम रहे और टाइम इंटरवल सेम रहे, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे अपन ये कहें कि पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो मोशन है वो हो जाएगी, पंखे की मोशन हो जाएगी, या सिलाई वाली मशीन की जो सुई है उसकी मोशन हो जाएगी। ऐसी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, सिंपल पेंडुलम की मोशन हो जाएंगी, वो सारी पीरियोडिक मोशन होंगी, आवर्ती गति। दूसरा वर्ड काम में आता है ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। दोलन गति और इसमें दो चीजें कॉमन है। हमने यहां कहा था पाथ सेम रहेगा, यानी उसी पाथ पे होगी मोशन बार बार, यहां भी पाथ सेम रहेगा। दूसरा हमने यहां कहा था टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तीसरा एक्स्ट्रा पार्ट इसमें यह है कि ये किसी पॉइंट के इधर उधर होगी, पॉइंट के इधर उधर, यानी टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसे। यानी ऐसी मोशन जो किसी पाथ पर बार बार रिपीट हो, टाइम पीरियड सेम रहे और एक पॉइंट के इधर उधर हो, वो क्या कहलाती है? ओसिलेटरी। जैसे एग्जाम्पल अभी अपन ने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उसमें सिलाई की मशीन वाली जो मोशन है उसमें वो क्या करता है, बार बार ऊपर नीचे होता रहता है किसी पॉइंट के इधर उधर। या किसी सिंपल पेंडुलम की मोशन मान लें अपन, वो भी किसी पॉइंट के इधर उधर बार बार होती रहती है। तो ऐसी मोशंस क्या कहलाती हैं? ओसिलेटरी। यानी ओसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशन तो हैं, लेकिन पीरियोडिक मोशन का ओसिलेटरी मोशन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वेल। किसी स्वैच्छिक विभव कूप में किसी कण की गति। अपन ऐसा मान रहे हैं कि जो रीजन है उसमें जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यानी संरक्षी बल का क्षेत्र है, और उस रीजन में पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन। तो फोर्स फील्ड अगर कंजर्वेटिव हो तो उसके लिए उस पार्टिकल पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा वो डिफाइन होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू से। केवल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। यानी बल जो है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। ग्रेडियंट की वैल्यू रखें तो अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे माइनस आई केप डेल यू बाई डेल एक्स, जे केप डेल यू बाई डेल वाई, और के केप डेल यू बाई डेल जे। ठीक है। अब यहां तो अपन ये माना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, तो तीनों टर्म आ गई। दो का होगा तो दो टर्म आ जाएगी, और एक होगा तो सिंगल टर्म आ जाएगी, ऐसा मान लेते हैं अपन। लेट पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स का फंक्शन है, केवल एक्स का फंक्शन होगा, उस केस में एफ जो होगा बेटा उसमें भी केवल एक्स कंपोनेंट ही आएगा, वो होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। नेट फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, जैसे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर डिस्कस करें अपन, इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्यावस्था बिंदु। साम्यावस्था बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर पार्टिकल पर नेट फोर्स है वो जीरो होता है। यहां नेट फोर्स अपना एफ एक्स के फॉर्म में है, तो अपन ये कह देंगे कि एफ एक्स का मान क्या हो जाए? जीरो।
यानी नेट फोर्स जो पार्टिकल पर है वो क्या हो जाए, जीरो। या फिर दूसरे वे में अपन ऐसे कह दें, इसे हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एफ एक्स जीरो है तो डेल यू बाई डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल यू बाई डेल एक्स जीरो हो गया, मतलब स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व एज जीरो। तो या तो ऐसे कह दें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, या अगर कर्व के फॉर्म में दे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट स्थितिज ऊर्जा विस्थापन ग्राफ का जो ढाल होगा वो जिन जिन पॉइंट पे जीरो होगा वो कौन से पॉइंट होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बेसिकली तीन टाइप के, फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड है अनस्टेबल अस्थाई, और थर्ड होगा न्यूट्रल साम्यावस्था। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब ये कंडीशन तो लागू हो ही गई ना कि एफ एक्स का मान जो अपन कह रहे थे जो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स था वो तो क्या होगा, जीरो। इस कंडीशन के अलावा एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें ये हो जाएगी कि यू का अक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो हो जाएगा, और इस वाले में डबल डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, जीरो, इक्वल टू जीरो। अब ये मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब वो मिनिमा की कंडीशन, यानी इस केस में यू का मान क्या होगा, मिनिमम। और बेसिकली होगा भी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। इस वाले केस में यू कैसा होगा, मैक्सिमम। और इस केस में यू न मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा। अपन ऐसा मान लें कि भाई यू जैसे कांस्टेंट हो गया, मान लो तो कांस्टेंट हो गया तो अक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो है तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ग्राफ के तौर पर अपन बात करें, एक ग्राफ बनाए अपने यू और अक्स के बीच में, इस टाइप का सा कुछ ग्राफ है। अलग अलग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन, जैसे एक पॉइंट ए मान लिया, बी, सी, डी और ई। हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए अपन ने कंडीशन ये कही थी बेटा कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, जीरो। तो डेल यू बाई डेल एक्स तो बेसिकली यू एक्स ग्राफ का स्लोप ही तो है ना, स्लोप जीरो हो गया। स्लोप नॉर्मली अपन इस जैसे वाई एक्सिस में लेते हैं तो ये वाला एंगल लेते हैं, अगर वो जीरो हो गया मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब इन पॉइंट की बात करें अपन तो इस पॉइंट पे जैसे अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, इन सब पॉइंट पे जो 5 पॉइंट अपन ने इसमें शो किए हैं सब पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो सारी की सारी एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। इसका मतलब इनके लिए डेल यू बाई डेल एक्स का मान क्या हो गया, जीरो। और जीरो हो गया मतलब ये जो 5 पॉइंट अपन ने इसमें शो किए हैं वो कौन से पॉइंट होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब ए, बी, सी, डी और ई ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे। अब इनमें से कुछ स्टेबल वाले होंगे, स्टेबल के, कुछ अनस्टेबल के होंगे और कुछ न्यूट्रल। स्टेबल, इस बी पॉइंट की बात करें अपन, बी से इधर अगर जैसे यहां मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे तो उसका स्लोप थीटा 90 से छोटा मतलब पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव हो गया, फोर्स की बात अपन ये कह रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। इस तरफ अपन ला रहे हैं, जैसे जैसे इधर ला रहे हो अक्स बढ़ रहा है, अक्स बढ़ रहा है, इस केस में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया मतलब फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो अपन इधर लाएंगे तो फोर्स उसको उधर ले जाना चाहेगा तो वापिस यहां लाएगा। ऐसे अपन इधर शिफ्ट करेंगे, यहां में स्लोप ये वाला थीटा हो जाएगा, ये 90 से बड़ा हो जाएगा। 90 से बड़ा मतलब कैसा हो गया, वो नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो फोर्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। हम इसको इधर ले जा रहे हैं, फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्स में, तो वापिस यहीं लाएगा।
मतलब इस पॉइंट से जैसे ही आप शिफ्ट करोगे ना, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वो जो यहाँ पार्टिकल होगा ना, वो बार बार इसी पॉइंट पे आएगा। इसीलिए ये जो पॉइंट है वो कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कौन कौन से हो गए, बी और डी, बी और डी। ठीक, इस सी पॉइंट की बात करें, यहां जैसे टेंजेंट ड्रॉ करें अपन इस वाले किसी भी पॉइंट पे, तो उसका थीटा 90 से बड़ा हो गया, तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो गया डेल यू बाय डेल एक्स, तो फोर्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। अपन इसको इधर ला रहे थे, फोर्स भी पॉजिटिव एक्स में लग रहा, तो और इधर आएगा, मतलब वापिस नहीं जाएगा ना वहां, और वापिस नहीं जाएगा, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। ऐसे इधर लाओगे तो उस पर फोर्स लगेगा, वो इधर ही लाएगा। तो ये दोनों पॉइंट सी और ई वो कौन से कहलाते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के। और ए वाला पॉइंट है, उसको जैसे यहां था अपने डिस्प्लेस करके यहां छोड़ दिया तो यहां पड़ा रहेगा, और यहां छोड़ दिया तो यहां रह जाएगा। इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो कौन सा हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब जैसे इस बी पॉइंट की बात करें अपन, बी पॉइंट के इधर उधर, जैसे अपन यहां मैं 2 पॉइंट मान रहा हूं, इसको पी कह दिया, इसको क्यों कह दिया, तो अगर ये अपना पॉइंट है बी, इसके इधर ये वाला पॉइंट पी है, और ये वाला पॉइंट है क्यू। हम ये कह रहे हैं बेटा कि बी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। और यहां से अपन पार्टिकल को जैसे इधर डिस्प्लेस करते हैं, फोर्स इसको वापस यहीं लाता है, इधर ले जाओगे वापस यहीं लाएगा, मतलब इस पे फोर्स ऐसा लगेगा कि बार बार उसको यहां लाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, वो एक पोटेंशियल वेल की भांति बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल वेल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना, उसके आसपास का जो रीजन है ना, वो एक पोटेंशियल वेल की भांति बिहेव करता है, और उसमें अगर पार्टिकल को अपन डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल बार बार वहीं आएगा। इसका मतलब अब अगर इस पार्टिकल के लिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे रखा गया था, उसके लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें इस पॉइंट के अबाउट, जैसे बी पॉइंट है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल अराउंड पॉइंट बी, बी वो वाला पॉइंट जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो, तो u एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जाएगा, तो उसमें कुछ इस टाइप की टर्म्स आएंगी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/2 kx² प्लस 1/3 k1 x क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी। एक्स जो है यहां, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट से विस्थापन। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट उस बी वाला माना है यहाँ, तो ये बी से डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। अब ये अपन पहले ही कह चुके हैं कि जो अपना रीजन है वो ऐसा है जिसमें फोर्स कैसा लग रहा है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए फोर्स जो होगा संरक्षी बल के लिए या संरक्षी क्षेत्र के लिए एफ जो आएगा वो माइनस डेल यू अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स। डिफ्रेंशिएशन करें अपन तो एक्स स्क्वायर का 2x ये आ जाएगा माइनस के एक्स, और ये वाला यहाँ टर्म अपने पास, सॉरी ये भी 1/2 ही होगा, 1/2, तो ये टर्म हो जाएगी -3/2 k1 एक्स स्क्वायर सो ऑन, ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये फोर्स एक्स के फंक्शन के फॉर्म में आ गया। तो देख रहे हैं कि जैसे इनमें पावर 2, 3 हायर ऑर्डर्स हैं, ऐसे इसमें भी हैं। अगर अपन ये कहें इफ, या ये कहें कि फॉर वेरी स्मॉल एक्स, एक्स का मान बहुत छोटा हो, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को अपन क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट।
हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट माने तब पोटेंशियल एनर्जी U एज ए फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है क्या, 1/2 kx स्क्वायर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन इसका करें, ये U है, ये x है, x स्क्वायर टर्म्स आ रही है, मतलब पैराबोला बनेगा, जिसका स्क्वायर आ रहा है उसके दूसरे टाइप, मतलब इस टाइप का बनेगा। तो ये ux वक्र जो है वो कैसा बन जाएगा, पैराबोला। ठीक, पहली कंडीशन तो ये हो गई, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गई। और अगर फोर्स के लिए लिखें अपन, तो इसमें इस टर्म का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, -kx। यानी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो गया और साइन माइनस का आ गया, मतलब उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, अपोजिट। मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तो इधर लगेगा, इधर जा रहा है तो इधर लगेगा। ये वाली कंडीशन किसकी होती है, SHM की, SHM। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, कंक्लूजन इसका ये हो गया कि मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, अल्प विस्थापन के लिए ux वक्र पैराबोला होगा, और उस पार्टिकल की उस पॉइंट के इधर उधर जो मोशन है ना वो कैसी होगी, SHM। लेकिन कंडीशन केवल उसी केस में होगा जब अक्स का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, क्योंकि अक्स बड़ा होगा ना तो हायर ऑर्डर टर्म को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, SHM होगी, यानी बेसिकली ये सरल आवर्त गति है। इसका मतलब ये मोशन बेटा ऑसिलेटरी तो है ही ना, सरल आवर्त गति भी और डिटेल में और पढ़ेंगे अपन। मतलब ये कह सकते हैं कि अक्स के स्मॉल मान के लिए गति है वो दोलनी गति होगी, और दोलनी में भी वो कौन सी होगी, SHM, सरल आवर्त गति हो जाएगी वो। ठीक है, लेकिन अगर अक्स का मान बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा नहीं हो तो इन टर्म का कंट्रीब्यूशन भी आएगा, और उस केस में जो मोशन है ना वो अपीरियोडिक होगी, अनावर्ती गति होगी। ठीक, मतलब टाइम के साथ बार बार वो रिपीट नहीं होगी। अब जैसे यहां अपन ने ये जो केस डिस्कस किया है उसमें अपन ने एक जनरल एग्जांपल कंसिडर कर लिया, जनरल यू का एक फंक्शन कंसिडर कर लिया। यानी ये जो इस टाइप की अपन कह रहे हैं कि स्मॉल अक्स के लिए SHM होगी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पोटेंशियल वेल जो लिया है ना उसकी शेप कैसी है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ पोटेंशियल वेल, किसी भी टाइप का होगा, सारे केस के लिए क्या होगी, ये एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये SHM क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, SHM। पहली कंडीशन तो अपन ने यही कह दी कि ये जो मोशन है बेटा वो पीरियोडिक भी होगी, पीरियोडिक होगी, ऑसिलेटरी होगी। पीरियोडिक ऑसिलेटरी, बेसिकली अगर ऑसिलेटरी अपन ने कह दिया तो पीरियोडिक तो अपने आप कंसिडर होगी, क्योंकि सारी की सारी दोलनी गतियां हैं वो आवर्त गति होंगी। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ना किसी भी पॉइंट के इधर उधर टू एंड फ्रो होगी। दूसरा, इस कंडीशन में उस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा F -kx के फॉर्म में दिया जाएगा। अक्स अभी अपन ने बताया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, साम्य अवस्था से विस्थापन होगा। ठीक, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स ऑलवेज opposes the displacement। कि जो बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा हमेशा, साम्य अवस्था से विस्थापन जिस तरफ होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कंडीशंस जहां अप्लीकेबल हो जाएगी वो मोशन क्या हो जाएगी, SHM। ठीक है, इसका मतलब हमने कहा था देखो सारी ऑसिलेटरी कैसी होंगी, पीरियोडिक, वैसे SHM जो है वो कौन सी हो जाएंगी, ऑसिलेटरी। यानी ऑसिलेटरी से एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई कि फोर्स है वो प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन हमेशा
विस्थापन के अपोजिट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन है वो हमेशा साम्य अवस्था की ओर होगी, इक्विलिब्रियम। जैसे इधर ले जा रहे हो इस तरफ होगी, इधर ले जा रहे हो इस तरफ होगी, मतलब हमेशा किधर होगी, साम्य अवस्था की ओर। अब जनरलाइजेशन करें, एफ इज इक्वल टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से अपन ने कह दिया एम ए माइनस के एक्स, या कह दो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0। यानी ये हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स बराबर 0। के अपॉन एम इसे लिख रहे हैं ओमेगा नोट स्क्वायर, तो ओमेगा नोट हो गया अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये इक्वेशन अपने पास बन गई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एस एच है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कह देता हूं एस एच ओ, सरल आवर्ती दोलक की गति का समीकरण हो गई, जो ये बताती है कि अक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। हम ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट की इधर उधर हो रही है तो निश्चित टाइम बाद रिपीट हो रही है, तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये ओमेगा नोट जो है ना, वो उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी जिसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है, प्राकृतिक आवृत्ति, ओमेगा नोट अंडर रूट के अपॉन एम। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गई, और ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन अपने को अक्स देगा, और अक्स होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। उसी से अपन इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम पीरियड वगैरह है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ये मान रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का है, अक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव, ऐसा सॉल्यूशन है उसका। ए हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन, जिसे आयाम कहा जाएगा एम्पलीट्यूड। ओमेगा नोट अपन ने फ्रीक्वेंसी कही दी, और फाई नोट को कहा जाएगा इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। यानी टी बराबर 0 अगर अपन रखें तो जो फेज होगा वो क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। अब साइन के फॉर्म में लिया है अपन, कोस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर ई रेज टू पावर प्लस आयोटा ई रेज टू पावर माइनस आयोटा उसके फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम होगी, और ये उसका सॉल्यूशन हो गया जहां अक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। नेक्स्ट अपन बेटा इसमें बात करें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सिंपल अपन यही कहेंगे ना, डी एक्स बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन कर लें, डी एक्स बाई डी टी करेंगे, साइन का कोस हो जाएगा, ओमेगा नोट टी का ओमेगा नोट बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा नोट कोस ओमेगा नोट टी प्लस फाइव, ये वेलोसिटी। इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करें, फॉर्मूला ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा नोट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बताता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। या थोड़ा और मॉडिफाई करें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर से डिवाइड करें अपन इसे, देखो ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये इस टर्म को इधर लाएं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। किसकी इक्वेशन हो गई ये, इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। एक अक्ष एक्सिस ले रहे हैं, एक वाई एक्सिस ले रहे हैं। अक्ष एक्सिस पे अक्ष ले लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया है। ये जैसे दीर्घवृत्त बन गया। दीर्घवृत्त में एक पॉइंट को अपन जैसे मान लो ये मेजर एक्सिस है, तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष हाफ वाला पॉइंट हो जाएगा। तो अक्ष एक्सिस पे ये लिया है, तो इसका मैक्सिमम मान ये है ए, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा। और वी पर मैक्सिमम मान कितना है, ओमेगा नोट ए। मतलब ए क्या है, अक्ष का मैक्सिमम मान। अभी अपन ने कहा था उसको एम्पलीट्यूड कहा था। ओमेगा नोट ए क्या होगा, वी का मैक्सिमम मान। उसे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कहा जाता है, वेग आयाम। सिंपल आयाम एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और वेग एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब ओमेगा नोट इंटू क्या आ गया, ए। हाँ, वो जनरल बनाया अपन, जैसे ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी तरह बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो प्रोले टाइप का बन जाएगा, वी एक्सिस की ओर हो जाएगा। वैसे जनरल शेप बनाई है अपन ने कि मान लो इलिप्स होगा तो एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के तौर पे नहीं बनाया। तो दूसरा पार्ट हो गया इसमें वेलोसिटी का। नेक्स्ट एक्सेलरेशन की बात करें अपन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन में ए किसके बराबर हो जाएगा, dv अपॉन dt के बराबर, d बाई डी टी। v किसके बराबर था, अभी लिखा था अपन ने, ओमेगा नोट a कोस ओमेगा नोट t प्लस फाइव हो जाएगा क्या। इसका डिफरेंशिएशन करें, कोस का माइनस साइन, ओमेगा नोट आ जाएगा तो a आ जाएगा अपने पास। एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज मत होना इससे, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर a साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाइव। ये क्या था, अक्स। ए बराबर ऐसे लिख दूं, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर अक्स। ए हो गया एक्सेलरेशन इधर वाला ये, और अक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसका रिप्रेजेंटेशन अपन करें, इस तरफ ए ले लिया, इस तरफ अक्स ले लिया, तो ये तो y बराबर माइनस एम एक्स टाइप की हो गया ना। स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास हो, स्लोप नेगेटिव, ये लाइन होगी, तो ये ए एक्स ग्राफ आ गया अपने पास। तो ये हो गया एस एच एम का वेलोसिटी। एक दो टर्म और डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। टाइम पीरियड, टी क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा नोट कहा था अपन ने, तो इसे ओमेगा टी नोट कह देता हूं, तो 2 पाई ये हो जाएगा ओमेगा नोट। अभी अपन ने कहा था अंडर रूट के अपॉन एम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन के। ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का, जहां से शुरू हुआ, एक साइकिल कंप्लीट होके वापस वहीं आ गया, एक दोलन का टाइम पीरियड हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी। U बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/2 के। या तो के रख सकते हैं, या अपने को पता है के का मान अपन ये भी कह सकते हैं एम ओमेगा नोट स्क्वायर, तो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। के अक्स का मान है अपने पास सिंपल, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोट टी प्लस फाइव। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो ये याद रखेंगे अपन, 1/2 के एक्स स्क्वायर, अक्स का मान साइन में है तो साइन में रख देंगे, कोस में माना है तो कोस में रख दें। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें अपन इसकी। एवरेज वैल्यू दो अलग अलग लिखेंगे अपन। एवरेज वैल्यू एक तो एक टाइम पीरियड के लिए, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो साइन स्क्वायर थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 1/2 1/4 के स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा अपन पोजीशन डिपेंडेंट फाइंड आउट कर लें, अक्स डिपेंडेंट, जो कहां से कहां तक, 0 टू ए एम्पलीट्यूड तक, तो वो सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/6 के स्क्वायर। ठीक है,
नॉर्मली अपन एवरेज वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पोजीशन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करें तो ये होगा। एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, किसी भी फंक्शन का एवरेज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स। अब ए वाला है तो 0 to a लिमिट लगा के उसे सोल्व कर लेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात कर लें काइनेटिक एनर्जी। ई के 1/2 mv², 1/2 mv, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी नॉट टी प्लस फाइव आ जाएगा। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या था, के, तो 1/2 ka² कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। इतना ही चेंज आ रहा है। ये टर्म दोनों में सेम थी, उसमें साइन स्क्वायर था, इसमें क्या आ गया, कोस स्क्वायर। एवरेज वैल्यू ई के एवरेज, वही टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए कोस स्क्वायर का 1/2, तो 1/4 ka² आ गया। ई के का अक्स के रेस्पेक्ट वही 0 to a वाला 1/3 ka² आ गया। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू तो दोनों की क्या आ गई, सेम, जबकि पोजीशन के रेस्पेक्ट में दोनों की एवरेज वैल्यू क्या है, अलग अलग। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू अपन कह देंगे ई के प्लस यू, E इज इक्वल टू, टर्म ऐसी कुछ आ रही थी, इसमें कोस स्क्वायर आ रहा है और उसमें क्या आ रहा था, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो मतलब 1/2 ka² आ जाएगा। ठीक है, के कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई क्या। यानी कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस दौरान उसके पाथ के किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल घट जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घट जाएगी। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं अपन इसका एक, इस तरफ अक्स लिया है अपन ने, इधर ले लेते हैं अपन, यू भी ले लेंगे, ई के भी लेंगे और टोटल एनर्जी भी। यू अपन ये करें 1/2 kx² है तो वही पैराबोला बनेगा। ये मान लेते हैं अपन कि ये पीक पोजीशंस, इसको अक्स बराबर 0 कह दिया अपन ने, अक्स बराबर +a, अक्स बराबर -a। यू अपन यही तो करें 1/2 kx², अक्स बराबर 0 पर 0 हो गया, इस पे +k², इस पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ऐसा, वो तो किसका हो जाएगा, यू का। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यू को, जो 1/2 kx² के बराबर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाले की बात करें अपन, उसकी वैल्यू अपन ने एक्स के फॉर्म में जो लिखी है ई के, वो अपन ये लिखा है 1/2 mv² लिखा है ना, तो v/dx/dt, आप dx/dt आप करोगे तो मतलब साइन वाला कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जहां साइन की मैक्सिमम होगी वहां कोस की क्या होगी, मिनिमम। इस पे ये मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इन पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, ई के का। और हमने कहा है दोनों का सम तो क्या है, 1/2 k², वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है। यहां से लेके यहां तक मोशन, मतलब जैसे मोशन ये हो रही है, मान लो यहां से शुरू हुआ, मैक्सिमम तक गया, वापिस आया, फिर ऐसे आया, ऐसे बार बार यही हो रहा है वो। तो इस पे ये जो है वो बताएगा ई को, ई, और ये मान है 1/2 ka²। तो ये वाला पार्ट हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सरल आवर्ती दोलक।
एक टर्म अपने पास और काम में आती है, वो बता देता हूँ मैं। उसके बाद डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट करेंगे। फ्री ऑसिलेटर, मुक्त दोलक, कोई भी जैसे पेंडुलम है उसको अपन ने मेन पोजीशन से मूव करके छोड़ा, उस पॉइंट के अबाउट बार बार वो ऑसिलेट करेगा। तो अगर कोई ऑसिलेटर जैसे अपन ने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो वापस लाने का काम जो फोर्स कर रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, प्रत्यानयन बल, जिसे अपन ने F बराबर माइनस के एक्स कहा था। इसका मतलब मोशन तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर ही हो रही है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर अगर अपन ने मूव करके छोड़ दिया, और छोड़ने की कितने ही टाइम बाद देखो, अगर वो उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे ऑसिलेटर वो क्या कहलाते हैं? फ्री ऑसिलेटर। फ्री का मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल प्रभाव नहीं है, अपन ने जिससे ऑसिलेट करवा के छोड़ा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ऑसिलेटर होगा जिससे अपन ने ऑसिलेट करवा के छोड़ दिया, तो उसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता रहेगा। यानी ये कह दूं, ऑसिलेट्स विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी उसी प्राकृतिक आवृत्ति से वो दोलन करता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब उसकी आवृत्ति एक ही हो गई। ये ऐसे कह दें कि उसके मोड की बात करें, जैसे नॉर्मल मोड कहा जाएगा, ओनली वन नॉर्मल मोड। मोड का मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में वो ऑसिलेट कर रहा है, तो अपन ये कह रहे हैं कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, तो उसका नॉर्मल मोड है वो केवल कितना होगा? एक। यानी वो एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और वो नॉर्मल मोड वाली फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या होगी? बराबर। ठीक। अब बेटा अगर फ्रीक्वेंसी उसकी बदली नहीं, फ्रीक्वेंसी अपन ये कहते हैं यूनिट टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो पहले मान लो 1 सेकंड में 2 कंप्लीट कर रहा था, बाद में भी 2 ही करेगा, बाद में भी 2 ही करेगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके अलावा अपन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन एम्पलीट्यूड कह रहे थे, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी तो अपन कह रहे हैं वैसे ही कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है क्या? यानी फ्री ऑसिलेटर जो होता है उसका न तो टाइम पीरियड चेंज होता है और न ही उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। एक बार शुरुआत में जितना हो गया ना, वो उतना ही रहता है। अब ये अगर मान लो कम हो ही नहीं रहा एम्पलीट्यूड, तो आपने जितना डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, हर बार उतना ही जाएगा वो, हर बार उतना ही जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक बार आपने ऑसिलेट करके छोड़ दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि डिके तो हो ही नहीं रहा है ना उसमें। एक बार यहां तक आके छोड़ा है, हम कह रहे हैं हर बार यहां तक ही आएगा, तो वो रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट्स अप टू इनफाइनाइट टाइम, अनंत समय तक वो दोलन करता रहेगा। ऐसे दोलक हैं वो क्या कहलाते हैं? मुक्त दोलक, फ्री ऑसिलेटर। और ऐसे दोलन कहलाते हैं फ्री ऑसिलेस, मुक्त दोलन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर की। अवमंदित दोलक की बात करेंगे अपन। जैसे अपन यही कह रहे हैं इसमें कि सपोज ये ऑसिलेटर है, कोई सरल आवर्त दोलक है, धागे से कोई ऑब्जेक्ट अपन ने लटका दिया, इसको ऐसे यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ा है, ऐसे यहां आएगा, ऐसे जाएगा, वैसे पाथ पे, ऐसे पाथ पे वो मूव करता रहेगा। ठीक है, अब फ्री ऑसिलेशन में तो अपने ये कह दिया कि जितनी फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रहेगी, टाइम पीरियड वगैरह सब सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो यही ऑसिलेटर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अधीन गति कर रहा है, मोशन अंडर नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षिबल सच एज, जैसे अपन ये मान लिया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन हो गया मान लो, एयर रेजिस्टेंस हो गया,
तो अगर वो असंरक्षी बलों के अधीन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अधीन गति कर रहा है, तो क्या होगा कि जैसे मान लो वो मूव करेगा, इधर जाएगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसकी मोशन का क्या करेंगे, अपोज। वापिस आएगा तो फिर भी क्या करेंगे, अपोज। अपोज करेंगे तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड जिससे मूव कर रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगा। अभी अपन फ्री वाले में कह रहे थे कि अपन ने ओसिलेट करवा के छोड़ दिया तो इनफाइनाइट टाइम तक ओसिलेट करेगा, लेकिन इस वाले में क्या हो जाएगा कि कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। आफ्टर सम टाइम ऑसिलेशंस स्टॉप्स, दोलन रुक जाते हैं। ठीक, तो जो बल लग रहे थे, जिन फोर्सेज के अधीन ये मूव कर रहा था, उन फोर्सेज को तो कहा जाता है डैम्पिंग फोर्स। ये बल, ये फोर्सेज कहलाते हैं डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल। और ऐसे ओसिलेटर है वो क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड ओसिलेटर। यानी कोई भी ओसिलेटर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज या डैम्प्ड फोर्सेज के अधीन मोशन करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा और फाइनली वो रुक जाएगा। ऐसे ओसिलेटर डैम्प्ड ओसिलेटर कहलाते हैं। अब ये जो डैम्पिंग फोर्स इन पे लग रहे हैं जनरली, और स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, यानी उसी कंडीशन में जब अपने ओसिलेटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो उस केस में डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स है बेटा इस वेलोसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। एफ डी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे नेगेटिव, माइनस लेमडा टाइम्स वी। यानी ये जो अवमंदन बल है ना, v का मान जब बहुत ज्यादा नहीं है उस केस में प्रोपोर्शनली साइन है, और वेलोसिटी जितनी बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ेंगे। और माइनस साइन ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, अपोज। इधर जा रहा है, इधर जाने का अपोज करेंगे, इधर जा रहा है, उधर आने का अपोज करेंगे। तो ऐसे फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स कहलाते हैं। ये लेमड़ा जो है उसको कहा जाएगा डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अवमंदन गुणांक जो ये बताता है कि अवमंदन डैम्पिंग कितना हो रहा है, ये जितना ज्यादा होगा डैम्पिंग उतना ही क्या होगा, ज्यादा। जैसे मान लो ओसिलेटर को अपन एक तो एयर में ओसिलेट करवाएं, एक पानी में ओसिलेट करवाएं, तो पानी में नॉर्मल सी बात है मीडियम, पानी के केस में वो ज्यादा जल्दी रुकेगा, मतलब उसका डैम्पिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब ये डैम्पिंग कांस्टेंट अपन एक दूसरा भी डिफाइन करेंगे तो एग्जाम में कि दिया कौन सा गया है उसको यूनिट के आधार पे याद रखोगे। इसका हो जाएगा एफ अपॉन वी लिखोगे आप, तो इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम पर सेकेंड। अब ये सिंबल कोई सा भी दिया जा सकता है, वहां लेमड़ा भी दिया जा सकता है, बी भी दिया जा सकता है, मतलब ध्यान ये रखना किलोग्राम पर सेकेंड में मतलब वो ये लेमड़ा वाला ही, चाहे वो सिंबल कोई सा ही काम में। माइनस साइन ये बता रहा है ना कि वो वेलोसिटी के अपोज होगा, अपोजेज द मोशन, कि वो मोशन का क्या करेगा, अपोज। ठीक है। अब डैम्प्ड फोर्स के अंदर अगर मोशन की बात करें कि कैसी हो सकती है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर डैम्प्ड फोर्स। अपन ये मान लिया कि केवल ये फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू एफ डैम्पिंग, ये हो गया माइनस लेमडा टाइम्स वी। एफ को मैं लिख दूं एम ए को लिख दूं डी वी अपॉन डी टी, तो ये हो गया डी वी अपॉन वी माइनस लेमडा अपॉन एम डी टी।
ठीक है, एल एन वी हो जाएगा, सोल्व करोगे कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, v इज इक्वल टू वी नोट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा अपॉन एम इन टू टी। ये ऐसे कह दूं, v इज इक्वल टू वी नोट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टो, वेयर जहां टो हो जाएगा एम अपॉन लेमडा के बराबर, और इसको कहा जाएगा रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। ठीक, तो हो जाएगा एम अपॉन लेमडा के बराबर, और ये वेलोसिटी वाले फॉर्मूले के लिए अपन ने डिफाइन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा ही। डिफाइन कैसे करें, देखो इसे, अगर ऐसा हो बेटा कि टी का मान टो के बराबर हो गया तो ई रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगा, मतलब v का मान v नोट बटे ई हो जाएगा, यानी 0.368 v नोट हो जाएगा, या कह दो 36.7 या 36.8% ऑफ क्या हो जाएगा, v नोट। v नोट जहां क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी। सुनना ध्यान से, हमने ये कहा था कि डैम्पिंग मोशन का क्या करेगा, अपोज। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम। डैम्पिंग अपोज करेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो जितने टाइम बाद वेलोसिटी मैक्सिमम का 1 अपॉन ई टाइम्स, ये अराउंड 37% हो जाएगी ना, उस टाइम को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन अपन इस प्रकार से करेंगे कि जितने टाइम में वेलोसिटी पीक वैल्यू का 1 अपॉन ई रह जाएगी। ठीक है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें अपन इसका, हम ये कह रहे हैं कि v इज इक्वल टू वी नोट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टू, यानी ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, चरघातांकी रूप से घट रही है। इधर मैंने v लिया है बेटा, इस तरफ t लिया है। t बराबर 0 आप रखोगे, ई रेज टू पावर 0 1, तो v कितना हो जाएगा, v नोट। तो ये v नोट हो गया मैक्सिमम वैल्यू। जैसे जैसे t बढ़ाओगे ये घटेगा और एक्सपोनेंशियली डिके करेगा चरघातांकी रूप से। ठीक है, जितने टाइम में इसका अराउंड 37%, मान लो ये है अराउंड 37%, ये है v नोट अपॉन ई, तो ये वाला जो टाइम है ना वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो इसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी के भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2mv², उसका भी डिफाइन कर सकते हैं 1/2m v² हो जाएगा v0² ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन टू हो जाएगा ना, दुगुना हो जाएगा। इसका मैक्सिमम मान हो गया काइनेटिक एनर्जी का। इसको मैं ई के कह दूं, मैक्सिमम को कह दिया ई के नोट, तो ई के इज इक्वल टू ई के नोट ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन टू हो गया है। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये कहें वैन t बराबर टू अपॉन टू, तो ई के कितना हो जाएगा, ई के नोट अपॉन ई। इस वाले के लिए अपन यही तो कहा था ना कि t का मान टू के बराबर हो गया, तो v का मान कितना हो गया, v नोट अपॉन ई। जबकि एनर्जी के केस में क्या हो गया कि t का मान 2 अपॉन 2 हो जाएगा, उस केस में E का मान कितना हो जाएगा, E के नोट अपॉन ई। यानी रिलैक्सेशन टाइम दोनों के लिए अपन डिफाइन करें तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है, अलग अलग है। एक में तो जो टाइम अपन कह रहे हैं उसमें 1 अपॉन ई आ रहा है, दूसरे में वो 2/2 में कितना हो गया, 1 अपॉन। इसलिए जो रिलैक्सेशन टाइम वाला है ना, इसमें और कई चीजों के लिए अपन डिफाइन करेंगे। वो पूछा जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि वो किसके लिए कहा गया है, जैसे एम्पलीट्यूड के लिए कहा गया है, वो वेलोसिटी के लिए कहा जा रहा है,
आगे अपन डेम्प की जो कंडीशन डिफाइन करेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है। हाँ, ग्राफ वेरिएशन अलग हो जाएगा ना भाई, पावर ये 2 टाइम्स हो गया तो वेरिएशन अलग हो जाएगा, बाकी होगा एक्सपोनेंशियली डीके हो जाए। अब बात करते हैं अपन डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। डेम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। हम ये करें कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो वही होता है जो उस रिस्टोरिंग फोर्स के अधीन मोशन करे, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाला। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो एक तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, प्रत्यानयन बल, एफ आर कह देता हूं मैं रिस्टोरिंग, और वो तो माइनस के एक्स के बराबर ही तो होगा ना। अब जब केवल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे थे तो केवल यही लग रहा था, अब इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया, वो कौन सा लगेगा, डैम्पिंग फोर्स। अभी अपन यही तो कहा है ना कि डैम्पिंग फोर्स के अंडर मोशन होगी ये, एफ डैम्पिंग डी लिख दूं, वो आ जाएगा बेटा माइनस लेमडा टाइम्स वी, ऐसा ही तो कहा है ना। या फिर ऐसे कह दूं इसे माइनस लेमडा और वी को क्या लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी। यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे दो टाइप के फोर्स काम करेंगे, एक रिस्टोरिंग और एक डैम्पिंग। जबकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उस पर केवल कौन सा मान रहे थे, रिस्टोरिंग। तो इसमें इसका मतलब इस पे नेट फोर्स दोनों का सम हो जाएगा क्या, ए बराबर एम ए, एम को ये लिख दूं एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस लेमडा डी एक्स बाई डी टी, एम से डिवाइड कर रहा हूं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस टर्म को इधर ला रहा हूं लेमडा अपॉन एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स बराबर 0। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं इस इक्वेशन को, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, अवमंदित सरलावर्ती दोलक की अवकल समीकरण, जहां अपन ने 2 गामा लिखा है लेमडा अपॉन एम को, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले एम अपॉन लेमडा को अपन ने क्या लिखा था, टो, तो ये 1 अपॉन टो के बराबर हो गया। और दूसरा तो ये वही है ओमेगा नोट, जो किसके बराबर था, अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक। 2 गामा के फॉर्म में लिखा है, ध्यान रखना लेमडा अपॉन एम को अपन ने 2 गामा माना है, या आप ऐसे याद रख सकते हो गामा का मान लेमडा अपॉन कितना होगा 2m, इसको भी डैम्पिंग कांस्टेंट ही कहा जाएगा। एक अपन ने पहले पढ़ा था अभी डैम्पिंग कांस्टेंट, तो मैंने कहा था इनको आप यूनिट के फॉर्म में डिफाइन करोगे, उसका था किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम से डिवाइड हो गया तो केवल पर सेकंड ही हो गया, या कह दो सेकंड इनवर्स। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर सेकंड इनवर्स दे रखा है तो वो तो क्या है गामा, और किलोग्राम पर सेकंड दे रखा है तो वो क्या है लेमडा, ठीक है। तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हो गई। अब जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्यूशन माना था वैसे इसके लिए भी सॉल्यूशन मानेंगे अपन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लिया अपन ने कुछ इस टाइप का है, x इज इक्वल टू समथिंग ए ई रेज टू पावर अल्फा टी टाइप का है, सोल्व करेंगे फाइनली ऐसा मिल जाएगा अपने को।
जैसे ए ई रेज टू पावर माइनस गामा प्लस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस गामा माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हो गया। अक्ष ये वही है, हमने अक्ष क्या माना था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, साम्यावस्था से विस्थापन होगा, तो ये वही साम्यावस्था से विस्थापन को बताएगा। अब इसको अपन अलग अलग केस के लिए सॉल्व करेंगे। इस डैम्पिंग कांस्टेंट गामा की अलग अलग वैल्यू के लिए, क्योंकि गामा कम होगा तो डैम्पिंग कम होगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगी। पहला केस अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, केस फर्स्ट, अंडर डैम्प्ड कंडीशन। यानी न्यून अवमंदन की बात कर रहे हैं, जब अवमंदन कम हो। कहने का मतलब ये वो वाला केस है जब गामा का मान ओमेगा नोट से छोटा हो, उस केस की स्टडी कर रहे हैं अपन यहां। ठीक, अब देखो अपन ये जो लिखा है यहां अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, ये छोटा है ये बड़ा है, ओमेगा नोट मतलब निगेटिव आएगा ये। माइनस को बाहर निकाल लूं तो अंडर रूट -1 तो आयोटा हो गया, और ये बन गया अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। इसको लिख दिया अपन ने आयोटा टाइम्स ओमेगा। मतलब यहां ये याद रखोगे आपकी इस केस में अपन ने ओमेगा को ये माना है अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ऐसा इसलिए माना है कि अपन ये कह रहे थे कि ओमेगा नोट बड़ा है, तो ये बड़ा होगा तो ये जो टर्म है वो तो इमेजिनरी टर्म हो गई ना, तो अपने को रियल है और पॉजिटिव मानना है। उसके केस में ओमेगा को ये मान लिया अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ध्यान रखना ओमेगा नोट तो वो नेचुरल वाली फ्रीक्वेंसी है जो फ्री ऑसिलेटर होता तब होती, और अब जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो क्या हो गई, ओमेगा। तो इस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा इस टाइप से होगा, अक्स इज इक्वल टू अक्स नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ध्यान रखना ओमेगा नोट नहीं होगा ये, मतलब अंडर डैम्प्ड कंडीशन में न्यून अवमंदन की स्थिति में ये वाला सॉल्यूशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अक्स नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब बेटा साइन कोस वाले जो फंक्शंस हैं वो ओसिलेटरी फंक्शन होते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में ये जो मोशन है वो भी कैसी होगी, ओसिलेटरी। और स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए अपन इसे क्या मानेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अंडर डैम्प्ड कंडीशन में ये इक्वेशन ऐसी बता रही है कि मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है क्या, कि अंडर डैम्प्ड कंडीशन में इस ऑसिलेटर की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक होगी। इसका टाइम पीरियड लिखें अपन कितना होगा, टाइम पीरियड मतलब ये चीजें अपन जो लिख रहे हैं वो अंडर डैम्प्ड वाले के लिए लिख रहे हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का ये रहा मान अंडर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। 2 पाई बाई ओमेगा नोट तो बेटा बाहर निकाल लूं, क्या बच गया 1 माइनस गामा स्क्वायर अपन ओमेगा नोट स्क्वायर हो गया क्या। 2 पाई बाई ओमेगा नोट ये तो वो फ्री ऑसिलेटर जो अपन ने माना था उसका टाइम पीरियड हो गया, टी नोट लिख देता हूं उसे, तो टी बराबर टी नोट अपॉन अंडर रूट
1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है क्या? टी किसका टाइम पीरियड है? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का अंडर डैम्प्ड कंडीशन में। बेटा ये वाला मान एक से छोटा होगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इसके बराबर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि टी ग्रेटर देन टी नोट हो जाएगा। क्या टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन याद रखोगे कि अंडर डैम्प्ड कंडीशन में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड आवर्तकाल बढ़ जाता है और आवृत्ति घट जाती है। आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। जैसे मान लो अपने को ये दे रखा हो, गामा वाली जो टर्म अभी कहा था अपन ने, 2 गामा का मान, इक्वेशन जो अपन लिख रहे थे तो यही था ना, लैम्बडा अपॉन एम, जिससे 1/2 कहा था। तो गामा कितना था? 1/2 टो के बराबर ही था ना। तो इस गामा स्क्वायर को 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 टो स्क्वायर। कहने का मतलब फॉर्मूला ये याद रखना है, बाकी कन्वर्जन ध्यान रखना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में मान लो आपको गामा ने देके टो दे दिया तो ये काम में ले लोगे, गामा दे दिया ये काम में ले लोगे, ऐसे किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, कन्वर्जन ध्यान रखोगे। तो एक अपन ने ये कह दिया कि इसकी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक हो गई, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट अपन इसके लिए इसका एम्पलीट्यूड की बात कर लें कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। अपन ये कह रहे हैं कि इक्वेशन ऐसी आ रही है कुछ, x इज इक्वल टू x नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी साइन ओमेगा नोट टी प्लस 5। ठीक है, जनरल जैसे सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन अपन ये कहते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी टाइप का होता है। मतलब ए साइन से पहले वाला टर्म एम्पलीट्यूड बताता है ना, ये पहले वाली टर्म ये है, इसका मतलब ये इसके केस में क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। ए लिख दूं इसे, ए बराबर x नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। ठीक, फ्री ऑसिलेशन में हमने ये कहा था कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या रहेगा? कांस्टेंट, टाइम के साथ बदलेगा नहीं। एक बार आपने जितनी दूर ले जाके छोड़ दिया हर बार उतनी दूर जाएगा वो। लेकिन ये तो क्या हो रहा है? चरघातांकी रूप से घट रहा है, डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, चरघातांकी रूप से घटता है। मतलब ए का अगर अपन ग्राफ बनाए एम्पलीट्यूड का, इस तरफ ए लिया है अपन ने, इस तरफ टाइम लिया है, ये ले लिया मैंने यहाँ प्लस एक्स नोट, ये ले लिया माइनस एक्स नोट। तो वेरिएशन इसका इस टाइप से वेरिएशन आएगा चरघातांकी रूप से। ठीक है, अब जो अपन ये कह रहे हैं कि मोशन अपनी वो सिंपल हार्मोनिक है, उस केस में देखो मोशन ऐसी होगी, ऐसे होगा। ठीक है क्या? तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, चरघातांकी रूप से घट रहा है, और मोशन है वो कैसी है? सिंपल हार्मोनिक। ठीक, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रही है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की है। इसका एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पहला केस हो गया जिसमें अपन ने अंडर डैम्प्ड कंडीशन की बात कही। केस सेकंड, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। क्रांतिक वाला केस, क्रांतिक अवमंदन। क्रांतिक अवमंदन वाले केस में अपन ये मानेंगे कि गामा और ओमेगा नोट अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये जो टर्म अपन ले रहे थे जिसे गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर कहा था बेटा अपन ने, मान लिया कि ये किसी एच के बराबर है और एच बहुत ही छोटा है, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान लें इसे, उस टाइप का है, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अब जो सॉल्यूशन है, एक्स बराबर पहली टर्म अपनी कुछ इस टाइप से आ रही थी, एक्स नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। स्टार्टिंग में देखो ये जो सॉल्यूशन अपन अभी कह रहे थे,
ये वाली जो टर्म आ रही है, ये सॉल्यूशन था अपना। इसमें इस टर्म का मान h हो गया, तो e रेज टू पावर माइनस गामा टी अगर मैं बाहर ले लूं तो इसको ऐसा मान लूं e रेज टू पावर एच टी, और ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एच टी। ऐसा होगा कुछ, यानी e रेज टू पावर माइनस गामा टी तो मैंने बाहर निकाल लिया, a e रेज टू पावर एच टी, b e रेज टू पावर माइनस एच टी। ई की पावर का अपन एक्सपेंशन करेंगे, ए रेज पावर प्लस एक्स का माइनस एक्स का, एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए सोल्व करने के बाद ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ई रेज टू पावर माइनस गामा टी, कुछ कांस्टेंट एक को पी मान रहा हूं, दूसरे को क्यू मान रहा हूं, क्यू टाइम्स टी, पी और क्यू मतलब ए और बी के फॉर्म में बनेंगे। यानी क्रिटिकल डैम्प्ड के केस में डिस्प्लेसमेंट इस टाइप का हो गया, ई रेज टू पावर माइनस गामा टी और पी प्लस क्यू टी, जहां पी और क्यू दोनों कांस्टेंट है, वो ए और बी के फॉर्म में है। ठीक, अब ध्यान देना, इनिशियली नेक्स्ट पेज में कंसिडर कर लेता हूं, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस गामा टी पी प्लस क्यू टी। इनिशियली मतलब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ टी, टी का मान जब बहुत कम है, टी बहुत छोटा होगा तो ई रेज टू पावर बहुत छोटा होगा, ई रेज टू पावर एक्स का प्रसार करोगे आप 1 प्लस एक्स, ऐसी कुछ टर्म आएगी, एक्स का मान बहुत छोटा है तो लगभग 1 के बराबर हो जाएगा ना, ये लगभग 1 के बराबर हो गया, मतलब टी की स्मॉल वैल्यू के लिए एक्स का जो वेरिएशन होगा ना वो केवल इस टर्म की भांति होगा, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई 1। इसका मतलब एक्स अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ पी प्लस क्यू टी वाली टर्म पे डिपेंड करेगा, और इनिशियली भी टी बराबर 0 से स्टार्ट किया तो टाइम बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा ना, मतलब ऐसा होगा कि इनिशियली टी बढ़ेगा तो एक्स के मान में क्या होगी, वृद्धि। ठीक, लेकिन बहुत कम मानों के लिए होगा ये, फॉर लार्ज टी। कुछ समय बाद की बात करोगे, जैसे टाइम बढ़ने लग जाएगा, अब ई रेज टू पावर वाला कंट्रीब्यूशन आप नेग्लिजिबल नहीं मान पाओगे, अब इस टर्म की तुलना में कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा होगा, मतलब ये तो बढ़ा रहा था और ये घटाएगा, तो नेट इफेक्ट किसका आएगा, ई रेज टू पावर वाले का, मतलब घटेगा वो। तो लार्ज टी जो होगा उसमें अपन ये कहेंगे कि अक्स जो होगा वो किसके अनुसार वेरी करेगा, माइनस गामा टी के, यानी ऐसा कहेंगे कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा इसका, इस तरफ अपन ने अक्स ले लिया है, ये टी लिया है, ठीक है। इस इक्वेशन से जैसे अपन टी बराबर 0 पर लिखे तो ये टर्म 1 हो गई, ये 0 हो गया तो पी हो गया, मतलब कोई वैल्यू यहां होगी ना, उसके बाद प्रारंभिक वैल्यू के लिए थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ के फिर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। इनिशियली इंक्रीज होगा और फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ओके नोट, तीसरा केस अपन देखते हैं, ओवर डैम्प्ड वाला केस। ओवर डैम्प्ड केस मतलब अवमंदन, डैम्पिंग का मान ज्यादा हो। केस थर्ड, ओवर डैम्प्ड। अवमंदन ज्यादा हो मतलब इस केस में गामा का मान ओमेगा नोट से बड़ा हो जाएगा। गामा अगर ओमेगा नोट से बड़ा हो गया तो अपन ने जो टर्म मानी थी इनिशियली
गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, ये पॉजिटिव ही तो होगा ना, इसे कुछ अल्फा मान लेते हैं अपन। ठीक, ये रख के सोल्व करोगे तो जो फॉर्मूला अपने का बनेगा, अक्स इज इक्वल टू अक्स नोट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी, ये टर्म तो रहेगी, और फिर टर्म बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक एल्फा टी प्लस 5। एक बार ये जो पार्ट अपन ने जैसे अभी डिस्कस किया है, इसमें अपन ये कह रहे हैं कि पहले इंक्रीज होगा और फिर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज। कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है मतलब ये जो मोशन है इस केस में वो कैसी है, ए पीरियोडिक मोशन इज अनावर्ती गति है। पहला केस जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन थी अंडर डैम्प्ड वाले में, क्रिटिकल वाले में कुछ कैसी हो गई वो ए पीरियोडिक। क्यों, क्योंकि तो कंटिन्यू डिक्रीज ही हो रहा है। इस वाले केस में अब डिस्कस कर रहे हैं तो वो साइन टर्म थी, ये साइन हाइपरबोलिक टर्म होगी, तो हाइपरबोलिक जो टर्म है वो ऑसिलेटरी नहीं होंगी, मतलब ये मोशन भी कैसी होगी, ए पीरियोडिक मोशन इज ए पीरियोडिक, या इसे अपन ये कहते हैं डेड बीट भी बोलते हैं, इसे रुद्ध दोल गति बोलते हैं इसे। यानी वेरिएशन इसका जो होगा वो भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिके। जैसे अपन ने एक्स ले लिया, इनिशियली मान लो ये एक्स नोट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिक्रीज हो, तो ये वाला मान किसके लिए है, गामा ग्रेटर देन ओमेगा नोट के लिए। ठीक, इसी केस में अगर अपन वो मान लो डायग्राम उसका बनाए तो वो पहले ऐसे इंक्रीज हो रहा है और बाद में ऐसे डिक्रीज होगा, तो ये वाला मान किसके लिए था, गामा गामा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर था, ओमेगा नोट। इस प्रकार ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के तीन अलग अलग केस। कंक्लूजन इसका ये है कि केवल अंडर डैम्प्ड कंडीशन गामा लेस देन ओमेगा नोट वाले पार्ट के लिए ही इसकी जो मोशन है ना वो ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक होगी, बाकी दोनों केस में तो मोशन कैसी होगी, ए पीरियोडिक। इसका मतलब आगे जैसे अपन इसके लिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड वगैरह वो फाइंड आउट करें, तो वो केवल कौन से केस के लिए फाइंड आउट करेंगे, अंडर डैम्प्ड वाले के लिए। क्यों, क्योंकि मोशन ऑसिलेटरी उसी में है, बाकी दोनों केस में ऑसिलेटरी नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ही डिस्कस करेंगे।